आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। धूप से चमकते पेड़ों के नीचे से गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डालियों के बीच पक्षी फड़फड़ा रहे थे और घोड़ों की टापों की स्टडी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था। क्लोए वेरियर अपनी छड़ी पर हाथ टिकाए सीधी बैठी थी। उसकी आवाज शांत थी पर सख्त। वो साफ कह रही थी कि इस बार कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। एलिस ने भौहें चढ़ा ली और हल्की झुंझलाहट में बोली कि पिछला नृत्य समारोह इतना बोरिंग था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने हंसते हुए बात टाल दी और कहा कि उसे क्या पता था कुछ गिलास चेरी पीते ही वो इतनी चक्कर में आ जाएगी। फिर भी उसने उम्मीद भरे अंदाज में कहा कि यह वाला माहौल ज्यादा मजेदार होगा, खासकर अगर क्लोए साथ होगी। क्लोए हल्की मुस्कान के साथ लेकिन पूरे नियंत्रण में बोली कि इस बार उसे खुद पर काबू रखना ही होगा, क्योंकि यह नृत्य समारोह खुद ड्यूक थिस की ओर से है और वहां उसे अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढना ही होगा। एलिस ने नजरें झुकाईं और धीमी पर भारी आवाज में कहा कि उसे पता है कि उसकी सगाई ही उनके डूबते परिवार को कर्ज से बचा सकती है। फिर भी उसके दिल में एक मासूम सी चाह थी कि कोई ऐसा मिले जो सच में उसका दिल जीत ले। कुछ पल की चुप्पी छा गई। क्लोए की उंगलियां उसकी छड़ी के हत्थे पर कस गई। उसके चेहरे पर हल्का सा पछतावा उभरा और उसने टूटती आवाज में कहा कि काश उसकी टांग इस हालत में ना होती तो उसे अपनी छोटी बहन पर इतना बोझ ना डालना पड़ता। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एलिस अचानक उठी और एक कदम में उसके पास आकर उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज में मजबूती थी और आंखों में प्यार। उसने कहा कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दोष देना है तो वो उनके पिता है, जिन्होंने माँ से इतना प्यार किया कि सारा धन उनके इलाज में खर्च कर दिया और जागीर की देखभाल पूरी तरह बिगाड़ दी। एलिस की आवाज कड़वी हो गई जब उसने 3 साल पहले की बात याद दिलाई कि कैसे मुश्किल हालात के बावजूद पिता ने ड्यूक थिस की सेना को उनका किला इस्तेमाल करने दिया। क्लोए चौंक गई। एलिस ने ठंडी आवाज में कहा कि वो समझ नहीं पाती कि उनके पिता सच में सोने दिल के हैं या सिर्फ एक बेवकूफ। उसने ड्यूक थिस के बारे में फैली अफवाहों का जिक्र किया, परछाइयों में फुसफुसाई कहानियां कि उसकी रखेलों से पैदा हुए नाजायज बच्चों को चुपचाप मरवा दिया जाता है। उसका गुस्सा इतना खतरनाक है कि जो भी उसके खिलाफ जाए वो उसे मिटा देता है, चाहे उसका दर्जा कुछ भी हो। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि काश वो युद्ध में ही मर गया होता। एलिस ने चेतावनी दी कि अगर वो उसकी नजरों में चढ़ गए तो उनका परिवार एक पल में बर्बाद हो सकता है। उसने भारी सांस लेते हुए कहा कि उनकी हालत को देखते हुए यह निमंत्रण मिलना भी किस्मत की बात है, लेकिन फिर भी वो ऐसा आदमी है जिससे दूर रहना ही बेहतर है। उसने मजबूरी में हंसकर कहा कि बस दुआ है कि समारोह में उनसे सामना ना हो। क्लोए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी सब बता रही थी। उसने खुद को समझाया कि उसे डरने की इजाजत नहीं है और अपनी सांसों को संभालने की कोशिश की। 3 साल पहले काउंट वेर्दे की छोटी सी जागीर में जब साम्राज्य की सेना युद्ध से पीछे हट रही थी तो उनके किले के दरवाजे बिना हिचक खोल दिए गए और वही उनकी शरण बन गया। क्लोए सावधानी से आंगन पार कर रही थी जब पीछे से फुसफुसाहटें तीर की तरह चुभ रही थी कि इस हालत में वो किसी की क्या मदद करेगी। क्या वो बस रास्ते की रुकावट नहीं है? हर शब्द ठंडी हवा से भी ज्यादा चुभ रहा था। क्लोए ने सिर झुका लिया जैसे कुछ सुना ही नहीं और घायल सैनिकों का इलाज करती रही। किसी ने धीरे से कहा कि उसे रहने दो, वो बस मदद करना चाहती है। दूसरे ने हंसकर कहा कि कम से कम देखने में तो अच्छी है। और यह सब उनके पिता ने भी सुन लिया, जो ज्यादा दूर नहीं खड़े थे। उस रात जब संदेश आया कि मालिक का आदेश है कि घायल अब नौकरों के हवाले कर दिए जाए, क्लोए दरवाजे पर खड़ी थी। एक पल को रुकी, फिर चुपचाप सिर झुकाकर बोली कि वो समझ गई। उसके दिल में दर्द था लेकिन चेहरे पर वही शांत स्वीकृति। वह अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसकी छड़ी उसके घुटने से टिकी हुई थी। उसके मन में हल्की बेचैनी उठी कि क्या उसने पिता को और चिंता में डाल दिया। उसके होठों से धीमी सी सांस निकली, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से दृढ़ निश्चय लौट आया। उसने सोचा कि जो दर्द वे सब झेल रहे हैं वह कितना गहरा होगा, ऐसे में उनका बेचैन होना स्वाभाविक है। तभी अचानक रात की खामोशी को चीरती एक तेज आवाज गूंजी, सब ध्यान दो। क्लोए चौंक गई। उसकी उंगलियां खिड़की के फ्रेम पर कस गईं। फिर मजबूत और सधे कदमों की आहट सुनाई दी। अपने कमांडर का स्वागत करो। बाहर सैनिक एक साथ सीधी पंक्ति में खड़े हो गए। बर्फ पर उनके जूतों की आवाज गूंजी और सबने एक साथ सलामी दी। क्लोए की सांस अटक गई। यही कमांडर है। उसकी नजर उस लंबे और चौड़े कंधों वाले व्यक्ति पर टिक गई जो सुनहरे किनारों वाली गहरे रंग की वर्दी में आगे बढ़ा। फिर उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि आज ही उसे अपने पिता विल्हेल्म वोनेसी की मृत्यु का समाचार मिला है। दुश्मनों ने उनका सिर काटकर
किले की दीवार पर टांग दिया। हवा जैसे भारी हो गई। फिर उसने एक सैनिक की ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा कि क्या वह घर लौटना चाहता है। सैनिक हिचका और बोला कि उसकी पत्नी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और वह उनसे मिलने की तीव्र इच्छा रखता है। कमांडर ने सिर हिलाया और दूसरे से पूछा। उसने कहा कि उसकी बीमार मां घर पर उसका इंतजार कर रही है। एक एक कर सभी सैनिकों ने अपने अपने कारण बताए। ऊपर खड़ी ख्लोए ने सब सुना और उनके दिलों का बोझ समझ पाई। नीचे कमांडर ने कहा कि देखो, हम सबके पास इस युद्ध को खत्म कर घर लौटने के अनगिनत कारण हैं और उसका लक्ष्य भी वही है। उसकी आवाज धीमी हुई कि वह अब तक अपने पिता का शरीर भी वापस नहीं ला सका और अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से अपने सैनिकों को विजय दिलाएगा, क्योंकि ये उसके घर की प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न है। सेना के कमांडर डेमियन अर्नस्ट फॉन्डिस ने ठहर कर दृढ़ स्वर में कहा कि अब हम अपनी निराशा और तड़प को कर्म में बदलेंगे। सैनिकों का जोश एकदम बढ़ गया और उन्होंने हाथ उठाकर सहमति जताई। ऊपर से ख्लोए का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ही पल में उसने अपने लोगों का मनोबल बदल दिया था। नीचे सैनिक गर्व से उसका नाम पुकार रहे थे। तभी अचानक उसने खिड़की की ओर देखा जहां ख्लोए खड़ी थी। उनकी नजरें मिली और वह घबरा गई। वह झट से नीचे बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या सच में उनकी नजरें मिली थी? उसने कुछ देर बाद फिर झांका तो वह अपने सैनिकों के साथ जा चुका था। उसने भारी सांस ली और सोचा कि वह खुद कभी इतनी मजबूती से खड़ी नहीं रह पाती अगर उसे अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलती। उसने हाथ जोड़कर धीरे से प्रार्थना की कि वे सैनिक अपने प्रियजनों से मिल सके। नीचे वह व्यक्ति जो अभी मुड़ा था अचानक रुक गया और धीरे से फिर खिड़की की ओर देखा। उसकी तेज नजर जैसे कांच के पार उस स्त्री को ढूंढ रही थी जिसे उसने कुछ पल पहले देखा था। अगली सुबह ख्लोए ने कमरे से बाहर झांका। सन्नाटा था तो वह चुपचाप जंगल से जड़ी बूटी लाने निकल पड़ी ताकि सबके जागने से पहले लौट सके। तभी पीछे से आवाज आई, लेडी ख्लोए। वह चौंकी लेकिन देखा कि वह यील था। उसने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? क्या मालिक ने आपको कमरे में रहने को नहीं कहा था? उसने शांत स्वर में कहा कि वह बस जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेने जा रही है। यील ने तुरंत कहा कि वह ले आएगा। ख्लोए ने हल्की हंसी में छेड़ा कि अगर फिर गलत जड़ी उठा लाए तो। वह शर्म से लाल हो गया और बोला कि बाहर बहुत ठंड है। लेकिन ख्लोए ने मुस्कुराकर कहा कि उसे चिंता ना करे, वह कई बार अकेले जा चुकी है और ठीक रहेगी। उसकी जिद देख वह बस सिर हिला सका और सावधान रहने को कहा। ख्लोए हाथ हिलाकर चली गई और वह चिंता भरी नजरों से उसे देखता रहा। जंगल में वह सावधानी से जड़ी बूटी चुन रही थी। सब लोग मेहनत कर रहे थे, इसलिए उसे भी खुद को उपयोगी बनाना था। तभी पत्तों की हल्की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। उसने आवाज की दिशा में देखा और ठिठक गई। सुबह की रोशनी में नदी किनारे एक आदमी खड़ा था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह ड्यूक थिस था, वही जिसे उसने पिछली रात देखा था। वह यहाँ क्या कर रहा था? ये तो ऐसी जगह थी जिसे वह अकेले जानती थी। उसका मन कह रहा था कि उसे परेशान ना करे। वह चुपचाप लौटने लगी, लेकिन जल्दी में उसकी छड़ी सूखे पत्ते पर पड़ गई। वह आदमी तुरंत मुड़ा और कठोर आवाज में पूछा, कौन है वहाँ और तुम्हारा नाम क्या है? ख्लोए हिचकी लेकिन आगे बढ़कर बोली, क्षमा करे महाराज, वह वाइस काउंट वेरदियर की बड़ी बेटी ख्लोए वेरियर है। वह उसके सामने आकर ठहर गया और उसकी ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे परख रहा हो। फिर ठंडे स्वर में बोला कि पिछली रात से वह एक पैटर्न देख रहा है और लगता है कि वेरदियर की बड़ी बेटी को दूसरों पर नजर रखने की आदत है जैसे कोई चूहा। ख्लोए ने गहरी सांस लेकर हल्का सा सिर झुकाया और कहा कि अगर उसने उन्हें ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा करे, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने भौं उठाकर ताना मारा कि तो क्या कल था। फिर घमंडी अंदाज में पूछा कि क्या उसके पिता ने उसे फुसलाने भेजा है। ख्लोए स्तब्ध रह गई। डेमियन ने ठंडे स्वर में कहा कि लगता है लॉर्ड वेरियर उतने भोले नहीं जितने दिखते हैं। कितने महत्वाकांक्षी है। सिर झुकाकर ख्लोए ने साफ और मजबूत आवाज में कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वह उन्हें यकीन दिलाती है। वह हल्का सा मुस्कुराया और ताने भरे अंदाज में बोला कि सच में। फिर उसने पूछा कि आखिर वह उसके सैनिकों के घावों का इलाज करके तमाशा क्यों कर रही थी। उसकी नज़र नीचे उसके पैर पर गई और उसने ठंडे लहजे में कहा कि भले ही हाउस वेरदियर की हैसियत छोटी हो, लेकिन ऐसा काम किसी रईस लड़की को शोभा नहीं देता, खासकर उसकी हालत में। ख्लोए ने अपनी ड्रेस कसकर पकड़ ली और छड़ी पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसके मन में आया कि क्या ये वही इंसान है जैसे उसने कल देखा था। उसने पूरी इज्जत के साथ उसकी आंखों में देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा कि वह सिर्फ इसलिए मदद कर रही थी ताकि सैनिक जल्दी अपने घर लौट सके और उसे समझ नहीं आता कि उसका खानदान इसे गलत कैसे बना देता है। वह सीधी खड़ी हुई और बोली कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि ज़रूरतमंद की मदद करना ही
असली रईसी होती है और यही सही व्यवहार है। वह धीमे से हंसा और थोड़ा पास आकर बोला कि रईसी की बात करती हो, क्या कभी सोचा है कि अपनी हद से बाहर जाकर मदद करना दूसरों के लिए परेशानी भी बन सकता है। उसकी नजरें और तेज हो गईं और उसने कहा कि अगर वह उन गंदे मजाकों को सुन लेती जो सैनिक उसके बारे में कर रहे थे तो क्या तब भी सिर ऊंचा रख पाती। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि अगर उसके पिता ने वह सब सुन लिया होता तो उन्हें कैसा लगता। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को हल्का सा छुआ और बोला कि अगर वह उसकी जगह होता तो जो भी उसकी बेटी का नाम खराब करता उसका सिर कटवा देता। क्लोए सख्त हो गई। वह आगे बोला कि वे सैनिक अपने कई साथियों को युद्ध में मरते देख चुके हैं और उसे अंदाजा भी है कि इससे एक आदमी पर क्या असर पड़ता है। फिर उसने पैर की ओर देखते हुए कहा कि वह इतनी सुबह उस हालत में जंगल में घूम रही है, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। क्लोए ने नजरें फेर ली और कहा कि ये जमीन पीढ़ियों से उनके परिवार की है और बिना इजाजत कोई अंदर नहीं आ सकता, इसलिए ये सुरक्षित है। वह हल्का सा हंसा और अचानक उसकी छड़ी पकड़ ली। बोला कि अगर वह ये कर दे तो क्या तब भी वह खुद को सुरक्षित कहेगी। क्लोए घबरा गई और छड़ी पकड़ने बढ़ी, लेकिन उसने झटके से मुड़कर छड़ी एक सांप के शरीर में घुसा दी और उसे वहीं मार दिया। शांत आवाज में बोला कि जंगल में खतरा हमेशा छिपा रहता है, इसलिए लापरवाह मत बनो। फिर उसने छड़ी वापस दी और कहा कि ये टूट गई है पर वह किले तक पहुंच जाएगी। क्लोई ने विनम्रता से मना किया। वह हल्का सा हंसा और बोला कि उसमें थोड़ा गुस्सा है जो उसने सोचा नहीं था। फिर वह झुककर उसके पैर की ओर हाथ बढ़ाने लगा और पूछा कि क्या उसकी टांग की परेशानी जन्म से है। क्लोई ने तेज नजरों से देखा और पीछे हट गई। चिढ़कर बोली कि वह इतने बदतमीज क्यों है। वो खड़ा हुआ और बोला कि वह जरूरत से ज्यादा भावुक है। उसने सिर्फ सवाल पूछा था और उसने उसे हमला समझ लिया। फिर बोला कि भावनाओं में बहना हार की शुरुआत है। क्लोई ने ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा कि वह सैनिक नहीं है और कोई युद्ध नहीं लड़ रही। वो बोला कि जिंदगी खुद एक युद्ध है, खासकर उसके जैसे लोगों के लिए। क्लोई के मन में गुस्सा उभरा और उसे लगा वह सच में निर्दयी है। उसने ड्रेस कसकर पकड़ते हुए कहा कि उसे दो बातें कहनी है। पहली ये कि जो छड़ी उसने तोड़ी है उसका नया बनवाना होगा। वह मुस्कुराया और बोला कि वह कारीगर से बात करेगा। क्लोए ने बीच में रोका और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि उसे वही छड़ी चाहिए जो इस एस्टेट के बर्च के पेड़ से बने। वह थोड़ा चौंका। क्लोए ने आगे कहा कि उसने सुना है वह इस युद्ध से जीतकर लौटना चाहता है। वह मुस्कुराया और उसके बालों से खेलते हुए बोला कि अगर वह उसे उससे भी बेहतर कुछ दे दे तो। फिर ठंडे अंदाज में कहा कि लगता है उसके पिता उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं। क्लोए तुरंत समझ गई और उसने उसका हाथ हटा दिया। फिर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि अगर उसके पिता ने कभी अपनी बेटियों की तारीफ की हो तो वह सिर्फ एक पिता का प्यार था। वह उनमें से बहुत प्यार करते हैं पर इतने भी नादान नहीं कि दोनों घरानों के रुतबे का फर्क भूल जाए। उसने बिना डरे कहा कि जैसे वह किसी लाचार लड़की से जुड़ना नहीं चाहेगा वैसे ही कोई भी आदमी नहीं चाहेगा और वह ये बात अच्छे से जानती है। वह भौहें सिकोड़कर बोला कि ऐसी खुद को कम समझने वाली बातें अपनी डायरी के लिए बचा कर रखे। क्लोए मुड़ गई और बोली कि सच को मान लेना खुद को कम समझना नहीं होता। लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए उसने साफ कहा कि वह चाहे तो उस पर तरस खा सकता है, लेकिन उसे ये मानने का हक नहीं कि वह दुखी है या उसकी जिंदगी कोई युद्ध है। पीछे से उसकी आवाज आई कि क्या सच में वह ऐसे जीवन में खुश है? अगर वह यही सोचती रही तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। क्लोए रुक गई, कुछ पल बाद मुड़ी और ठोस आवाज में बोली कि हाँ, वह खुश है। जिस जमीन पर वह पैदा हुई वही शांति से बिना किसी बदलाव के पूरी जिंदगी जीना ही उसके लिए असली खुशी है। उसके बाद क्लोए वेरियर को याद ही नहीं रहा कि उस मुलाकात के बाद वह किले तक कैसे लौटी। उसे बस इतना याद था कि उस सुबह की ठंड पूरे दिन उसे ऐसे लिपटी रही जैसे कोई सांप शरीर से चिपक गया हो। जब वह संभली तब तक वह आदमी अपने सैनिकों के साथ जा चुका था। उसके बाद काफी समय तक वह दोबारा जंगल नहीं गई और अब 3 साल बाद क्लोए वेरियर अपनी बहन के साथ हाउस थिस के कैसल रोज पहुंची। किला वैसा ही भव्य था जैसा अफवाहों में सुना था, सिर्फ ड्यूक के मनोरंजन के लिए बना और सिर्फ एक मौसम के लिए इस्तेमाल होने वाला। क्लोए और एलिस एक साइड टेबल पर बैठी उसकी खूबसूरती देख रही थी। तभी एक युवा पुरुष उनके पास आया। उसने एलिस का स्वागत किया, हल्का झुककर हाथ बढ़ाया और अगले नृत्य के लिए पूछा। एलिस मुस्कुराकर तैयार हो गई और उसने क्लोए से उसका परिचय कराया। उसने सम्मान से झुककर अभिवादन किया और क्लोए ने भी जवाब दिया। वह जैसे क्लोए से भी पूछने वाला था, लेकिन उसकी नजर उसकी छड़ी पर पड़ी और वह झिझक गया। उसकी असहजता समझकर क्लोए ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि दूसरों को सुंदर नृत्य करते देखना भी अपने आप में खुशी है। ये कहकर उसने अपनी गरिमा बचा ली। लॉर्ड कॉर्मियर एलिस को नृत्य मंच पर ले गया और संगीत शुरू हो गया।
क्लोए एक तरफ बैठी राहत महसूस कर रही थी कि शायद पिछली बार एलिस ने जो हंगामा किया था वो सब भूल चुके हैं। कॉर्मियर उसे अच्छा वर लगा, उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी गई थी और ये सोचकर क्लोए खुश हुई। उसने मन ही मन सोचा कि ड्यूक थिस को निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। हालांकि पहली मुलाकात याद कर वो चाहती थी कि उससे दूर ही रहे, फिर भी शिष्टाचार निभाना जरूरी था। पर उसने उन्हें बुलाया ही क्यों? क्या इसलिए कि 3 साल पहले उनके पिता ने उसकी सेना की मदद की थी, मगर वो ऐसा आदमी नहीं लगा था जो किसी की कृपा याद रखे। क्लोए बस यही चाहती थी कि अगर सामना हो भी जाए तो शायद वो उसे भूल चुका हो। तभी फुसफुसाहट गूंजी कि देखो ड्यूक आ गया। उसका दिल बैठ गया। उसने ऊपर देखा तो वो उसके सामने खड़ा था, मतलब वो उसे याद रखता था। क्लोए ने धीमी सांस ली, उठकर आगे बढ़ी और झुककर अभिवादन किया। वो हल्का मुस्कुराया और बोला कि काफी समय हो गया लेडी क्लोए वेरियर। वो उसके पिता का आभारी है और उनसे मिलकर धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन व्यस्त था, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। फिर उसकी नजर उसकी छड़ी पर गई और बिना झिझक हाथ बढ़ाकर उसने नृत्य के लिए पूछा। क्लोए अवाक रह गई। कमरे में तुरंत कानाफूसी होने लगी कि क्या उसने उसकी छड़ी नहीं देखी। कोई बोला जरूर उसने हाउस थिस को नाराज किया होगा। क्लोए ने शांत रहकर कहा कि क्षमा करें, पर वो इतनी कुशल नहीं कि उनकी नृत्य संगिनी बन सके। वो आदमी बिल्कुल नहीं बदला था। वो थोड़ा पास आया और हल्के अंदाज में बोला कि क्या वो उसे इसलिए मना कर रही है क्योंकि और लोग पूछ चुके हैं और उसे इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो उम्मीद करता है कि वो उसे ठुकरा नहीं रही क्योंकि वो सच में उसके साथ नृत्य करना चाहता है। उसकी मुस्कान के बावजूद हर शब्द क्लोए को असहज कर रहा था। तभी एक तेज आवाज आई कि क्या वो फिर किसी मासूम लड़की को परेशान कर रहा है। ये स्वेंटन राज्य के प्रथम राजकुमार योहानेस थे। वो आगे आए और तीखे स्वर में बोले कि उसने मना कर दिया है, फिर भी उसे परेशान करना सज्जनता नहीं। क्या युद्ध भूमि में रहकर शिष्टाचार भूल गया? डेमियन ने ठंडी नजर से देखा और कहा कि किसी सुंदर स्त्री को नृत्य के लिए कहना बदतमीजी नहीं। फिर क्लोए की ओर देखकर बोला कि उसे यकीन है वो आसानी से रोने वाली नहीं। योहानेस ने आह भरी और क्लोए से कहा कि वो अपने चचेरे भाई की ओर से क्षमा चाहते हैं। क्लोए ने शांत नजरों से कहा कि माफी की जरूरत नहीं, महाराज तो बस सोच रहे थे कि उसकी हालत के कारण वो कहीं कोने में अकेली न रह जाए। योहानेस ने रुचि से उसे देखा और कहा कि वो चतुर युवती है। उसका नाम पूछा। उसने परिचय दिया कि वो हाउस वेर्दियर की बड़ी बेटी क्लोए वेर्दिया है। डेमियन पास खड़ा सब देख रहा था। योहानेस ने कहा कि वो कभी उसके पिता से मिलना चाहेगा जिन्होंने इतनी सुंदर और साहसी बेटी को पाला है। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। ये देख डेमियन की भौं सिकुड़ गई। क्लोए ने गहराई से झुककर कहा कि क्षमा करे, पर वो आज अपने पिता नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के साथ आई है। ये कहते ही उसे एहसास हुआ एलिस। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसकी बहन कहीं नजर नहीं आई और उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। योहानेस ने जवाब दिया कि बाद में उसकी पहचान करा देना, और ये कहकर वो चला गया। डेमियन क्लोए को ध्यान से देख रहा था और तुरंत समझ गया कि वो घबराई हुई क्यों लग रही है। वो थोड़ा पास झुका और धीमे से पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। क्लोए ने बेचैनी में कहा कि वो अभी यही थी, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रही और उसे ढूंढने देना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ी, डेमियन ने उसका हाथ पकड़ लिया जिसमें अब भी छड़ी थी। झुककर वो फुसफुसाया कि क्या उसे छड़ी वाला उनका छोटा सा समझौता याद है। क्लोए ने तीखी नजरों से देखा और कहा कि अगर वो नई छड़ी देने वाला नहीं है तो उसका हाथ छोड़ दे। उसने शांत आवाज में कहा कि चिंता ना करे, उसे जल्द मिल जाएगी, और उसने झटके से छड़ी छीन ली और अपनी बाह उसकी ओर बढ़ा दी। फिर सहज लहजे में बोला कि अगर उसकी बहन फिर नशे में बेहोश मिली तो परेशानी होगी, और ये किला बहुत बड़ा है, इसलिए मालिक होने के नाते वो रास्ता दिखाएगा। बॉलरूम में एलिस न मिलने पर वो क्लोए को बाहर गुलाबों के बाग की ओर ले गया। चलते हुए उसने कहा कि लगता है उसने अकेले चलने की काफी प्रैक्टिस कर ली है। सीढ़ियों से उतरते समय क्लोए का संतुलन डगमगाया और उसे लगा कि वो गिर जाएगी। उसने शांत स्वर में कहा कि ये दर्दनाक होगा। क्लोए ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, वो ठीक है और वो बहुत दयालु है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसमें अब भी लड़ने की ताकत है। क्लोए ने मन ही मन पछताया कि उसने उसे छड़ी दे दी। चलते चलते उसकी नज़र उसके बालों पर गई और अचानक उसने पूछा कि उसके बालों में ये गहने किसने लगाए हैं। क्लोए चौंक गई और बोली कि उसने खुद लगाए हैं। वो पल भर देखकर बोला कि तभी तो बिखरे हुए हैं। उसकी नज़रें उसे चुभने लगी और क्लोए का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा कि उसकी छड़ी लौटा दे। उसने हल्के अंदाज में कहा कि क्या सच में? लेकिन वे तो यहाँ आ ही गए हैं और उसे खबर मिली थी कि इस बाग में एक युवती देखी गई है। क्लोए मन ही मन दुआ करने लगी कि कहीं एलिस ने कोई बेवकूफ़ी न कर दी हो। तभी हाफती हुई आवाज़ और एक बेचैन कर देने वाली सिसकारी सुनाई दी। क्लोए की आंखें
फैल गई और सामने दो लोग एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई दिए जो जोश में एक दूसरे को चूम रहे थे, और उनमें से एक उसकी बहन एलिस थी। क्लोए को देखते ही एलिस ने उस आदमी को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। डेमियन ने धीमे से बुदबुदाया कि ये क्या हो रहा है। क्लोए घबराकर पूछ बैठी कि ये सब क्या है। आखिरकार एलिस ने उस आदमी को पीछे ढकेल दिया और कहा कि वो चला जाए वरना पकड़ा जाएगा। उसने बेपरवाही से कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। एलिस ने गिड़गिड़ाकर उसका नाम लिया, एडी। ये नाम सुनकर क्लोए सिहर गई, क्योंकि एलिस ने कभी गांव के मेले में मिले एक आदमी के बारे में उसे बताया था, जिसे वो मुस्कुराकर याद करती थी। क्लोए ने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसे हालात में फिर मिलेंगे। आदमी के जाने के बाद एलिस दौड़कर क्लोए के पास आई और घबराई हुई बोली कि एडी अचानक सामने आ गया था। क्लोए ने सख्त आवाज में उसे चुप कराया और तुरंत गाड़ी में लौटने को कहा। एलिस भागती हुई चली गई और वहां बस डेमियन और क्लोए रह गए। हवा भारी और अजीब सी हो गई। डेमियन ने ठंडे लहजे में कहा कि लगता है हाउस वेल्टियर की छोटी बेटी फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ने वाली है, और जब भी ऊंचे समाज में आती है तो बवाल करना उसे खूब आता है। क्लोए ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में विनती की कि वो किसी को ये बात ना बताए, लेकिन वो नहीं माना और पास झुककर बोला कि वो ऐसा क्यों ना करे, क्योंकि बिना इजाजत किसी को अपनी जागीर में लाने पर वो उसके पूरे परिवार को सजा दे सकता है। क्लोए के हाथ कांपने लगे और उसे समझ आ गया कि अगर उसने उसे नहीं मनाया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जमीन पर गिरकर गहराई से झुक गई और बोली कि ये उसकी गलती है कि उसने अपनी बहन पर नजर नहीं रखी, और अगर सजा देनी है तो उसे दे। डेमियन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और दिलचस्पी से पूछा कि अगर वो मान गया तो वो उसके लिए क्या करेगी। क्लोए का दिल तेजी से धड़क रहा था और समय नहीं था। उसने कहा कि 3 साल पहले उसके पिता ने युद्ध के दौरान उसे अपना किला इस्तेमाल करने दिया था और उसी से उसकी जीत संभव हुई थी। डेमियन हल्का हंसा और बोला कि वो उस एहसान को ऐसे चुकाने को कह रही है। क्लोए ने कहा कि वो बस उनके साधारण परिवार पर थोड़ी दया चाहता है। वो खड़ा हुआ और बोला कि उसने तो पहले ही वो चुका दिया था जब उन्हें इस समारोह में बुलाया, लेकिन उसकी बहन ने उस दया को कुचल दिया है। फिर ठंडे स्वर में पूछा कि क्या अब उसके पास कहने को कुछ और है। हताश क्लोए उसके पैरों से लिपट गई और गिड़गिड़ाकर बोली कि एक बार उन्हें माफ कर दे और वो उसकी हर बात मानेगी। डेमियन ने झुककर उसकी ठुड्डी उठाई और शांत स्वर में पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो गर्वीली स्त्री कहाँ चली गई जो कभी सिर ऊंचा रखती थी। उसके गाल को छूते हुए उसने कहा कि ये उसे शोभा नहीं देता। वो समझ गया कि वो अपनी बहन की शादी और परिवार को बचाने के लिए ये सब कर रही है, सुविधा की शादी। फिर उसने पूछा कि उसके अपने जीवन का क्या उसे उसकी परवाह नहीं। क्लोए ने बिना सोचे कहा कि उसे बस अपने प्रिय लोगों को सुरक्षित और खुश देखना है। उसने पूछा कि क्या वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने कहा कि अगर उसकी क्षमता में है तो हाँ। डेमियन की आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा कि ये दिलचस्पी है और वो सोचेगा कि बदले में उससे क्या लिया जाए। फिर उसने कहा कि अब तुरंत वेल्टियर एस्टेट लौट जाए। क्लोए ने याद दिलाया कि राजकुमार ने एलिस से मिलने को कहा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए उसने चेतावनी दी कि अगर अब से उसने योहानस या किसी और आदमी का ध्यान खींचा तो वो खुद उसके और उसके परिवार को मार देगा, क्योंकि उसकी दया की भी एक हद है। क्लोए जम गई। फिर उसने पास आकर कहा कि वह इस बाग में ऐसे पुरुषों के साथ आने से बचे जिन पर उसे भरोसा ना हो, क्योंकि ये जगह उन लोगों के लिए है जो अपनी बेकाबू इच्छाएं पूरी करने आते हैं, और अगर वह नहीं चाहती कि उनके बीच किसी घोटाले की अफवाह फैले तो उसे समझदार बनना होगा। यह कहकर वो चला गया और क्लोए वहीं खड़ी रह गई। वो पहले की तरह ही घिनौना था। होठ काटे हुए क्लोए उसे जाते देखती रही। मन कड़वा था और दिल बोझ से भरा हुआ। और बाद में क्लोए ने उसके नाम एक पत्र लिखा जो ड्यूक डेमियन वॉन के नाम था। मुझे उम्मीद है ये पत्र आपको ठीक हालत में मिले। शहर स्वान से लौटे 3 महीने हो चुके हैं और उस दिन के बॉल में जिस सज्जन से मेरी बहन मिली थी, अब उनके साथ उसके विवाह की चर्चा चल रही है। मैं जानती हूँ कि ये सब आपकी कृपा का परिणाम है। इतना लिखकर क्लोए कुछ पल रुक गई और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो गया। तभी गिल नाश्ता लेकर आया तो उसने एलिस के बारे में पूछा। गिल ने बताया कि वो सुबह से बाहर गई है और अभी तक लौटी नहीं, ऊपर से खाना भी नहीं खा रही, कहती है पेट ठीक नहीं है। यह सुनकर क्लोए के दिल में हल्की सी चिंता उठी कि कहीं वो फिर उस आवारा कलाकार से मिलने तो नहीं गई। गिल झिझकते हुए बोला कि अगर लेडी एलिस की शादी हो गई तो आप बहुत अकेली हो जाएंगी। क्लोए ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो रहोगे ना। गिल का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया। तभी उसके पिता ने आकर बताया कि ड्यूक हमारे एस्टेट में शिकार के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही क्लोए का हाथ कांप उठा और उसके मन में डर बैठ गया कि क्या उसने तय कर लिया है कि मुझसे क्या लेना है। थोड़ी ही देर में ड्यूक अपने लोगों के साथ पहुंचे और चारों ओर नजर डालते हुए बोले कि यहाँ पहले से कम नौकर दिख रहे हैं। फसल खराब होने की बात कहकर पिता ने बात संभालनी चाही
लेकिन उनकी आवाज़ में झिझक साफ थी। क्लोए तुरंत आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली कि हमें आपके आने की खबर देर से मिली, इसलिए महल पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया, लेकिन हम आपकी सुविधा में कोई कमी नहीं रहने देंगे। डेमन मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले कि मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। रात के भोजन पर छोटी बेटी की अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगी गई तो डेमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है कुछ गंभीर नहीं। फिर उन्होंने क्लोए की थाली की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें ये व्यंजन पसंद नहीं आया। क्लोए ने नजरें झुका ली और कहा, गर्मी की वजह से भूख कम है। डेमन ने सहजता से कहा कि शायद बाहर रहना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पिता ने हंसकर कहा कि इसे जंगल बहुत पसंद है, बस आपकी मौजूदगी में घबरा जाती है। ये सुनकर डेमन की आंखों में हल्की चमक आई और उन्होंने कहा, तो फिर कल के शिकार में ये मेरा मार्गदर्शन करेगी। पिता असहज हुए, पर डेमन ने सीधे क्लोए से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। क्लोए समझ गई कि मना करना आसान नहीं। उसने धीमे से कहा कि यदि कोई सेवक घोड़े को संभाल ले तो मैं चलूंगी। डेमन ने साफ कहा, नहीं, तुम मेरे ही घोड़े पर मेरे साथ बैठोगे, क्योंकि मैं किसी के पीछे चलने का आदी नहीं हूँ। अगली सुबह वो बिना छड़ी के खड़ी थी और गिल से उसे संभालने को कहा। गिल की आंखों में चिंता थी, पर उसने चुपचाप हामी भरी। घोड़े पर बैठते ही डेमन ने कहा कि तुम अपने उस सेवक के काफी करीब हो। क्लोए ने शांत स्वर में कहा, वो बचपन से हमारे साथ है और मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ा, इसलिए वो हमारे लिए सिर्फ नौकर नहीं। अचानक डेमन ने लगाम खींची और मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ किस ओर जाना है। क्लोए उसके इतने पास आकर घबरा गई और जवाब देने से पहले ही घोड़ा तेज दौड़ पड़ा। हवा की रफ्तार से उसकी सांसें उखड़ गई और वो मजबूती से पकड़कर बैठी रही, जबकि डेमन बिल्कुल शांत थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, लगता है शिकार हो गया। क्लोए समझ गई कि वो जानबूझकर उससे परेशान कर रहा है और उसके मन में गुस्सा और डर दोनों उमड़ आए। तभी अचानक पीछे से उसका बड़ा सा हाथ उसकी आंखों पर आ टिका और वो धीमे स्वर में बोला, सांस लो लेडी क्लोए, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी जिसने उसके दिल की धड़कन और भी तेज कर दी। डर, अपमान और उलझन सब मिलकर उसके भीतर तूफान सा खड़ा कर रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके नरम शब्द उसके पहले के बर्ताव से बिल्कुल उलट थे। उस रात डिनर टेबल पर क्लोए ने सबसे पहले बात शुरू की और बोली कि सुबह हमें एक वैद्य को बुलाना चाहिए। आपकी कृपा घायल हुई। ये सुनकर विकाउंट वर्दिये बेचैनी से पूछ बैठे, क्या हुआ? क्या चोट गंभीर है? डेमन हल्के से मुस्कुराया और बोला, घोड़े पर शिकार उबाऊ लग रहा था, इसलिए मैं पैदल ही पीछे भागा और हल्की सी चोट लग गई। अगर बस छोटा सा घाव है तो क्लोए टांके लगा देगी। एलिस ने तेज आवाज में कहा और कांटे से खाना चुभो दिया। बस दिक्कत यह है कि बेहोश करने की दवा नहीं है तो दर्द सहना पड़ेगा। आपकी कृपा सच में वैद्य को बुला लेना चाहिए। क्लोए ने फिर जोर दिया। एलिस तुरंत बोल पड़ी कि दर्जनों गांव वाले बीमार हैं और एक ही डॉक्टर सबको देख रहा है। इतनी सी चोट के लिए उनका समय नहीं लेना चाहिए। डेमन ने फिर मुस्कुराकर कहा, शायद तुम सही हो, और क्लोए की ओर मुड़कर बोला, लेडी क्लोए, क्या डिनर के बाद देख लोगी? विकाउंट घबरा गए और बोले, आपकी कृपा इसे हल्के में ना ले, मुझे अभी वैद्य लाने दीजिए। डेमन ने सिर हिलाया और कहा, जब मैं पहले यहाँ था तब लेडी क्लोए ने मेरे सैनिकों के घाव संभाले थे। मुझे उनके हुनर पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर विकाउंट गर्व से चमक उठे। डेमन ने कोने से क्लोए की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि इस जगह पर जो कुछ भी हुआ उसकी एक भी बात मैं नहीं भूला। क्लोए का चेहरा फक पड़ गया और उसके मन में डर उठ गया कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। रात में वो अपनी दवा की ट्रे लेकर उसके कमरे में पहुंची तो वो आराम से किताब पढ़ रहा था। उसने कहा, कृपया अपना घाव दिखाइए। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, खुद ही ढूंढ लो। क्लोए बैठते हुए बोली, पहले बाजू तो मोड़िए। उसने किताब बंद की और उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे यकीन है तुम इतना तो कर ही सकती हो। उसने संयम से कहा कि एक अविवाहित स्त्री का किसी पुरुष के शरीर को छूना ठीक नहीं। डेमन हंस पड़ा और बोला, कितना पुराना सोच है। फिर उसने शर्ट के बटन खोल दिए और उतारते हुए हल्की मुस्कान के साथ छेड़ते हुए कहा, देखो घूरना मत। क्लोए शर्म से लाल हो गई क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। खुद को संभाल कर उसने घाव साफ किया और चेतावनी दी कि दर्द होगा। उसने बेपरवाही से कहा, जितना चाहे कष्ट दे सकती हो। क्या ये सब तुमने वैद्य से सीखा? क्लोए ने टांके लगाते हुए कहा, हाँ, दवा उनसे सीखी, पर अभी तो कढ़ाई का हुनर काम आ रहा है। वो जोर से हंसा और बोला, कढ़ाई भी काम की हो सकती है, ये कभी नहीं सोचा था। फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हारी बहन अदभी अंधेरे में छुपकर मिलती है? क्लोए चौंक गई और बोली, नहीं। उस रात के बाद उसे अपनी गलती समझ आ गई और अब उसकी शादी काउंट कॉर्मियर से तय हो रही है। डेमन पास झुककर बोला, अगर पता होता मेरी खामोशी के बदले तुम 3 महीने चुप रहोगी तो मैं वो एहसान कभी ना करता। क्लोए ने हिचकते हुए कहा, मैंने कई पत्र लिखे थे। उसने तीखे स्वर में कहा, एक भी नहीं मिला। उसने धीरे से उसे पीछे करते हुए स्वीकार किया
कि भेज ही नहीं पाई और कृपया इतना पास ना आए। उसने शांत पर गंभीर आवाज में कहा, बहाने मत बनाओ, सच कहो। क्लोए ने होठ दबाए और बोली, क्योंकि आप मुझसे घृणा करते हैं। मुझे लगा आप मुझे असहनीय समझते हैं, इसलिए समझ नहीं आया कैसे सामना करूं। फिर वो अचानक उठी और माफी मांगकर जाने लगी। तभी उसकी छड़ी फिसल गई, ट्रे गिर गई और वो लड़खड़ा गई। पर गिरने से पहले डेमन ने उसे पकड़ लिया। वो बिस्तर पर गिरी और वो उसके ऊपर झुका हुआ था। हवा भारी और गर्म हो गई। उसने डरते हुए कहा, आपका हाथ फिर खुल जाएगा। उसने ऊपर से कहा, फिर से ठीक कर दोगी ना? वो घबराकर अपने वस्त्र को खींचते हुए बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने उसके बालों की लट उठाकर हल्के से चूमा और कहा, जवाब तुम जानती हो। उसने चेहरा फेर लिया और बोली, मैं यहाँ सिर्फ पिता के कहने पर आई हूँ। उसने मुस्कुराकर पूछा, सच में तुम्हें लगता है वो यही चाहते हैं? ये वही बात थी जो 3 साल पहले हुई थी। क्लोए ने दृढ़ नजरों से कहा कि युद्ध भूमि में लंबे समय रहने के बाद आप लोगों की नीयत पर शक करते हैं, पर यह सोचना कि राज्य की हर स्त्री आपसे विवाह को बेताब है सिर्फ अहंकार है। डेमन ठिठक गया, फिर जोर से हंसा और बोला, ठीक है, तुम्हारी सोच की परीक्षा कर लेते हैं। फिर उसे छोड़कर कहा, अब जा सकती हो। वो उसके कमरे से निकलकर लंबी सांस लेते हुए खुद को आजाद महसूस करने लगी, पर अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि ऐसे घृणित व्यक्ति के बारे में उसने इतना क्यों सोचा और धन्यवाद देने के लिए दस्ताने तक क्यों बनाए। फिर खुद को समझाया कि भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि उसी की वजह से एलिस की मुलाकात काउंट कॉर्मियर से हुई। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा को भीतर आने दिया और मन ही मन सोचा कि एलिस की शादी हो जाएगी तो सब स्थिर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह एलिस चाय का घूंट लेते हुए अचानक रुक गई और हैरानी से बोली, क्लोए तुम्हें यकीन है चोट उसके हाथ में थी, सिर में नहीं? इससे पहले कि क्लोए कुछ कहती, विकाउंट घबरा कर बोले, आपकी कृपा, क्या मैंने सही सुना? डेमन ने शांति से कप रखकर कहा, मैं आपकी बेटी लेडी एलिस वर्दिये से विवाह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। कमरे की हवा जैसे जम गई। विकाउंट हकलाते हुए बोले कि उसकी सगाई की बात काउंट कॉर्मियर से चल रही है। डेमन ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, इससे मेरी इच्छा नहीं बदलती। और क्या आप मुझे योग्य वर नहीं मानते? तनाव और गहरा गया। विकाउंट बोले, मुझे अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान करना होगा। डेमन खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको 3 दिन देता हूँ, तब तक मैं पास के एस्टेट में अपने विला में रहूंगा। उसने दस्ताने पहनते हुए क्लोए की तरफ देखा और कहा, आशा है आप गंभीरता से सोचेंगी। उसके जाते ही एलिस रोते हुए कमरे में भागी और बोली, मैंने कभी डचेस बनने की इच्छा नहीं की। क्लोए ने उसे संभालते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो ये विवाह नहीं होगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये प्रस्ताव क्यों आया और क्या ये उसी परीक्षा से जुड़ा है। एलिस डरते हुए बोली, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा? क्लोए ने उसे गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। पर एलिस के दिल में तूफान था और उसने कांपती आवाज में स्वीकार किया कि वो एडी से प्रेम करती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर जैसे बिजली गिर पड़ी और क्लोए स्तब्ध रह गई। बाद में वो अकेली बैठकर सोचती रही कि क्या उन्होंने एलिस पर बहुत भारी बोझ डाल दिया, और अगर ये सच है तो उसे ये विवाह रोकना होगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। अगले दिन उसने पिता से दृढ़ स्वर में एलिस के विवाह पर बात शुरू की। उन्होंने भारी सांस लेकर कहा कि ये रिश्ता राहत भी है और चिंता भी, क्योंकि ड्यूक अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे दोष कुछ भी हो, और वो जानता है इस राज्य में तलाकशुदा स्त्री की किस्मत कितनी क्रूर होती है। क्लोए कुछ कहती उससे पहले दरवाजा खुला और खबर मिली कि एलिस गायब है। उसके कमरे से मिला पत्र पढ़कर विकाउंट के हाथ कांप गए और सदमे से गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता था? क्लोए ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ उस पुरुष के बारे में पता था, और अगर मैंने जिक्र नहीं किया तो क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था, पर अगर एलिस ने उसे चुना तो वो योग्य ही होगा। उसने पिता का हाथ थामा और कहा, मैं उसकी समझ पर भरोसा करती हूँ और ड्यूक से मैं खुद बात करूंगी। कमरे से बाहर निकलकर उसने गिन से धीरे पूछा, तुमने उसे जाने दिया ना? उसने सिर झुका लिया और क्लोए ने कृतज्ञ होकर कहा, सही क्या है ये तय करना मुश्किल था, पर उसे जाने देने के लिए धन्यवाद। गिल ने अपराध बोध से कहा, लेडी क्लोए, कृपया ये बोझ अपने सिर मत लीजिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्लोए ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसका फैसला बिल्कुल नहीं डगमगाया। लेकिन अब इस घर को संभालने वाली सिर्फ मैं हूँ, उसने साफ कहा, इसलिए हम सबके जीने का रास्ता मैं ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई खतरनाक फैसला ही क्यों ना लेना पड़े। 3 दिन बाद वो बाहर की बालकनी में खड़ी थी, तभी उसकी आवाज गूंजी, क्या मेरे शादी के प्रस्ताव से तुम इतनी खुश हुई कि खुद आकर हाँ कहने लगी? डेमन आराम से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं खुद आई। क्लोए ने कहा। उसने सिर झुकाकर पूछा,
क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या मतलब? क्लोए घबरा गई। अगर नहीं तो पास आकर मेरे बगल में बैठने में क्या दिक्कत है? वो सोफे पर बैठ गया। उसकी खुली शर्ट से उसकी चौड़ी छाती साफ दिख रही थी। बहस से बचने के लिए क्लोए उसके पास बैठ गई। मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा, उसने सहज अंदाज में कहा। क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? उसने पूछा। नहीं। क्या तुम ये दवा लगा दोगी? उसने पास रखी बोतलों की तरफ इशारा किया। क्लोए, जो उसका प्रस्ताव ठुकराने आई थी, चुपचाप झुक गई। उसने घाव साफ किया और कहा, ज्यादा गर्मी में बाहर मत जाइए ताकि ठीक हो सके। लेकिन यहाँ की गर्मियाँ इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए जितना मिल रहा है उतना जी लेना चाहता हूँ, उसने हल्के अंदाज में कहा। आम खत्म होते ही उसने पूछा, तो मेरा प्रस्ताव क्यों ठुकराया गया? क्लोए थोड़ी रुकी, फिर बोली, मेरी बहन के लिए शादी संभव नहीं है। क्यों? क्या वह अचानक मर गई? क्लोए ने अपनी ड्रेस कसकर पकड़ ली। सच बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसने उसकी आंखों में देखा। क्या आपने मेरी बहन से शादी का प्रस्ताव मेरी वजह से रखा? वह फिर हंसा। तुम्हें याद है उस रात तुमने मुझे घमंडी और वहम में डूबा कहा था? फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन असल वहम तुम्हें है, ये सोचकर कि मैं किसी छोटे दर्जे के परिवार की कर्ज में डूबी बेटी से सिर्फ उसकी लाचार बहन को तंग करने के लिए शादी करूंगा। क्लोए को झटका लगा और उसने मुंह फेर लिया। आप सही है, शायद ये मुमकिन नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर उसने पूछा, तो क्या आप एलिस से प्यार करते हैं? डेमन ने लंबी सांस ली। क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ जो शादी सिर्फ प्यार के लिए करे? तब एक ही वजह बचती है, क्लोए ने मजबूती से कहा। जरूर कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको वर्दीय परिवार की बेटी से शादी करनी है, और अगर वजह तर्क वाली है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बेटी से शादी करें। शायद आप ऐसी औरत चुनना चाहें जिसकी कमी इतनी साफ हो कि कोई दूसरा उसे देखना भी ना चाहे, जैसे एक औरत जिसने एक पैर खो दिया हो। वह झुककर मुस्कुराया। अगर मैंने दोनों पैर खो दिए होते तो शायद मैं आपके लिए और भी सही दुल्हन बनती, क्लोए ने सपाट आवाज में कहा। वह और करीब आया। उसने उसकी ठुड्डी उठाई और उसके होठों को चूम लिया। क्लोए की आंखें हैरानी से फैल गईं। हवा अचानक गर्म हो गई और उसकी सांसें उलझ गईं। फिर वह पीछे हट गया और उसके घबराए चेहरे को देखने लगा। क्लोए ने उसे जोर से धक्का दिया। आप क्या कर रहे हैं? वह शांत स्वर में बोला। तुम बार बार ऐसी बातें करती हो, बस देखना चाहता था तुम्हारी जुबान कितनी तेज है। उसने उसे हल्के से खींचकर उसकी गर्दन पर चूमा और फुसफुसाया। लगता है ये सही मौका है पूछने का कि क्या तुम मुझे बच्चा दे सकती हो? क्लोए सख्त हो गई। फिर उसने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। बिना मेरे जवाब के इस तरह पेश आना बेहद बदतमीजी है, उसने तेज सांस लेते हुए कहा। डेमन ने धीरे से चेहरा सीधा किया और होठ छूते हुए बोला, ठीक जवाब था। वह उठा और शर्ट के बटन लगाने लगा। लेकिन अगली बार बात करने के तरीके याद रखना। अब जा सकती हो। कुछ दिन बाद क्लोए कमरे में बैठी अनजाने में अपने होठ छू रही थी। वह पल अभी भी उसके मन में था। घर में नई परेशानी थी। राज परिवार लगातार तोहफे भेज रहा था जो अब भी एलिस के नाम थे। बगीचे में गाड़ियां भरी पड़ी थी। अगर मैं पूछूं तो क्या ड्यूक के साथ आपकी बात ठीक नहीं हुई? गिल ने हिचकते हुए पूछा। क्लोए ने नजर झुका ली। बात कड़वे मोड़ पर खत्म हुई थी। अगर उसका अंदाजा सही था तो राजकुमार जोहानेस वारिस था, लेकिन एक आदमी था जिसका असर राज परिवार जितना ही मजबूत था, ड्यूक डेमन। अगर वह छोटे परिवार में शादी करता तो राज परिवार भी खुश होता, वह ये जानता था। फिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ड्यूक आए हैं, क्या मालिक को बताऊं? क्लोए चौंकी, फिर बोली, नहीं, पिता को आराम करने दो, मैं खुद मिलूंगी। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह ठिठक गई। डेमन पहले से अंदर था। मुझे देखकर चौंक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, बिना इजाजत किसी लड़की के कमरे में आना गलत है। क्लोए ने सख्ती से कहा। खुद को रोक नहीं पाया, तुम्हारी याद आ रही थी। वह पास आता हुआ बोला, ये मेरा निजी कमरा है, बाहर चलिए। क्लोए ने कहा, जरूरत नहीं, हमारा रिश्ता जल्द ही ऐसा होगा कि कोई दूरी नहीं रहेगी। उसने उसके बालों की लट से खेलते हुए कहा। गिल एक तरफ जड़ खड़ा था। डेमन ने तीखी नजर से कहा, दरवाजा बंद करो और बाहर जाओ। उसका लहजा आदेश जैसा था। गिल कांपते हाथों से चला गया। डेमन ने एक हार आगे बढ़ाया। यह हमारे घर की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। परंपरा के हिसाब से मेरी माँ तुम्हें देती, लेकिन वह इस रिश्ते से खुश नहीं। क्लोए ने शांत स्वर में कहा, ये उम्मीद थी। डेमन ने उसे गौर से देखा। क्या तुम सच में इतनी शांत हो या बस दिखावा कर रही हो? क्या इसका मतलब है कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर रही है? क्लोए ने धीमे से पूछा। हाँ। उसने डिब्बे से हार निकाला। क्लोए वर्दिया, इसे मेरा प्रस्ताव समझो। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्लोए ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर सिर झुका लिया। आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया, इसके लिए मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज।